बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। इस ऑडियो लॉग में हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के हवाले से कि उनकी पॉलिसीज क्या हैं, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या वो नहीं कर रहे, कहां पर उन्हें फोर्सफुल होना चाहिए, कहां पर उन्हें लीनियंट वगैरह होना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो हम इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से। मैंने पहले भी एक ऑडियो लॉग किया था इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर कि इंटेलिजेंस एजेंसियों का रोल क्या होता है, इंटेलिजेंस एजेंसियां किस तरह से हमें काम आती है स्टेट क्राफ्ट को मैनेज करने के अंदर, कैसे हम रियासत को मैनेज करते हैं, और अगर किसी रियासत के पास अच्छी और इफेक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसियां ना हो तो वो कैसे तबाह हो जाती हैं रियासतें, उन रियासतों को कैसे उनके दुश्मन निगल लेते हैं। इसके ऊपर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम जनरल आसिम मुनीर के हवाले से कि उनको किस तरह के चैलेंजेस हैं, उन्हें कैसे फेस करना चाहिए, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी क्या है, वो क्यों इतना लीनियंट है और वो इतना स्लोली काम क्यों करें। ये सारी की सारी चीजें हम बात करेंगे। जनरल आसिम मुनीर के ऊपर बात करने से पहले मैं एक स्टोरी बता देता हूँ आपको। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, दिलचस्प स्टोरी है, सुनिएगा आप। ये भी एक जनरल के हवाले से, चाइनीज जनरल के हवाले से। चाइना के अंदर कुछ टाइम पहले, मतलब सदियां पहले, एक जनरल हुआ करता था, संजू नाम था। इस जनरल ने किताब लिखी है आर्ट ऑफ वॉर। बड़ी ही दिलचस्प किताब है। और अगर मिलिट्री ऑप्शंस के हवाले से देखा जाए कि किस तरह से ऑपरेशनल आर्ट कैरी आउट किया जाता है, तो संजू से बेहतर किसी ने किताब नहीं लिखी मिलिट्री आर्ट के ऊपर। और संजू की किताब उर्दू में भी पढ़ी हुई है, यूट्यूब के ऊपर भी पढ़ी हुई है, आर्ट ऑफ वॉर। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। बड़ी दिलचस्प किताब है, 12 से 13 चैप्टर है, आराम से निपटा लेंगे आप लोग। हर एक चीज के ऊपर बात की हुई है। जब संजू अपने टाइम के ऊपर जनरल था तो इतना मशहूर नहीं था, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि ये बड़ा जनरल है और ये बड़े आराम से जंगे वगैरह जीत सकता है। सो उस टाइम के ऊपर चाइना 3-4 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड था और छोटे सी छोटी रियासतें हुआ करती थी, मतलब एक यूनाइटेड चाइना वगैरह नहीं हुआ करता था। सो संजू को एक छोटी सी रियासत के बादशाह ने बुलाया और उसने कहा कि सुना है कि तुम बड़े काबिल जनरल हो और तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारी मिलिट्री एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें यहाँ का आर्मी चीफ वगैरह बना देता हूँ और तुम मेरी फौजों को कमांड करो। संजू ने उसकी फौजें वगैरह कमांड की। अल्टीमेटली उस रियासत को बड़ा करने में संजू का बड़ा हाथ था और एट दी एंड ऑफ द डे संजू को उसके बादशाह ने बिट्रे किया, जिसकी वजह से संजू को कहीं दूर जाना पड़ा और जहां पर उसने ये सारी की सारी किताब वगैरह लिखी। लेकिन संजू जितने टाइम के ऊपर बादशाह के अंदर रहा, उसने बड़ी मेजर मिलिट्री विक्ट्रीज वगैरह हासिल करवा के दी अपने बादशाह को, और अपने से 5 गुना 10 गुना बड़े एनिमीज के हवाले से विक्ट्रीज हासिल करवा के दी और अपनी छोटी रियासत को बहुत बड़ी और ताकतवर और मजबूत रियासत बनाई। सो संजू का ये क्रेडिट वगैरह था। ऐसे नहीं था कि एक मिलिट्री फिलोसोफर था जिसने सिर्फ एकेडमिक बुक वगैरह लिखी, बल्कि इन प्रैक्टिकल इन रियलिटी बड़ा अच्छा खासा जनरल था और ठीक ठाक लड़ाइयां वगैरह की थी अपनी बादशाह के लिए। संजू को ये असाइनमेंट देने से पहले बादशाह ने एक शर्त रखी कि सुना है कि तुम किसी भी बंदे को फौजी बना देते हो और वो बहुत ज्यादा काबिल फौजी बन सकता है, तो मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ। संजू ने कहा कि मैं अपना काम करता हूँ, आप मेरा इम्तिहान वगैरह का मामला छोड़ दीजिए। नहीं, उसने कहा कि मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। अच्छा, संजू ने बोला कि बोलिए क्या करना है। तो बादशाह ने संजू को कहा कि ये जो मेरा महल है ना, इसके अंदर कुछ कॉन्क्यूबेन्स है, मतलब वो औरतें जो सिर्फ बादशाह के लिए महफूज की गई थी कि जो बादशाह की ख्वाहिशात के मुताबिक काम करेंगी। उन औरतों ने अपनी तमाम तर जिंदगी में कभी भी कोई दूसरा मर्द वगैरह नहीं देखा, उन्होंने कभी भी कोई काम वगैरह नहीं किया। वो बिल्कुल नाजुक सी औरतें हैं जो कि मेरे महल के अंदर रहती हैं, मतलब मेरे हरम में रहती हैं। सो मैं चाहता हूं कि तुम इन औरतों को ट्रेन करो और इनको एक सिपाही बनाकर दिखाओ, और वो भी 2-3 हफ्तों के अंदर। संजू ने कहा कि चलो ठीक है, बना के दिखाता हूं। लेकिन संजू ने कहा कि मैं 2-3 हफ्तों के अंदर नहीं बना के दिखाऊंगा, मैं तुम्हें आधे घंटे के अंदर ये सारी की सारी औरतें बना के दिखाता हूँ। बादशाह बड़ा परेशान हो गया कि यार ये कैसे इन औरतों को आधे घंटे के अंदर फौजी बना देगा, और ये सारी की सारी औरतें जो कि बड़ी नाजुक है, इन्होंने कभी मिलिट्री मैन्यूअर्स देखे ही नहीं, ये कैसे फौजी बन जाएंगी। संजू ने इस बादशाह की बेगमों को बुलाया, सारी बेगमें आई, बादशाह भी सामने खड़ा था। संजू ने बेसिकली उन औरतों को छोटे बेसिक मिलिट्री मैन्यूअर्स सिखाए कि अटेंशन कहूं तो ऐसे खड़े रहना है, अगर ये कहूं तो ऐसे करना है, वो करना है, ये करना है। सो ये वो कमांडे थी जो उन्होंने बेसिक कमांडे उन औरतों को सिखाई। अब संजू ने कहा कि जब मैं कमांड करूंगा तो तुम लोग वही पोस्चर एडॉप्ट कर लेना, मतलब उसी फॉर्मेशन में चले जाना। संजू ने कमांड दी, अटेंशन। औरतें सारी की सारी हंसने लगी, कोई यहाँ पर हंस रही है, कोई वहां पर हंस रही है, उनको तो मजाक लग रहा था ये सब कुछ। उसके बाद संजू ने एक जुमला कहा, ठीक है आपने एक बार कमांड दी और सिपाही नहीं समझ सके तो ये कमांडर का मसला है, मतलब कमांडर की गलती है कि उसने ऐसी कमांड नहीं दी जिसकी वजह से सिपाही नहीं समझ सके। ठीक है, एक बार गलती हो सकती है, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। दूसरी बार संजू ने कमांड दी, फिर भी औरतें हंसने लगी। उसके बाद संजू ने 2 बड़ी सीनियर औरतों को सामने बुलाया, तलवार निकाली और उन दोनों की गर्दनें उड़ा दी, जिसके बाद उन तमाम तर औरतों की हंसी गुम हो गई और सबकी सब परेशान हो गई कि अब क्या होने वाला है। तो वहां पर संजू ने कहा कि जब कमांडर पहली बार कमांड दे और सिपाहियों को कमांड समझ में ना आए तो ये कमांडर की गलती है, जब दूसरी बार कमांड दे फिर भी सिपाहियों को समझ में ना आए तो ये सिपाहियों की गलती है और इसके नतीजे में सिपाहियों की गर्दन उड़नी चाहिए। उसके बाद संजू ने फिर से कमांड दी, 2 नए कमांडर्स अपॉइंट किए और फिर सारी की सारी औरतों ने
कमांडो पे करना शुरू कर दी। बादशाह परेशान हो गया कि ये सब की सब फौजी कैसे बन गए। मौत के खौफ ने सबको फौजी बना दिया था। सो ये किस्सा मैंने जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बताया है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर को इस किस्से की बड़ी जरूरत पड़ने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि इस वक्त है ना तमाम तर फौजी जनरल आसिम मुनीर के जो कमांड्स है ना उसको मजाक में उड़ा रहे हैं। कोई ये मजाक बना रहा है, कोई वो मजाक बना रहा है, ये तो बच्चा है, ये क्यों आ गया है, ये कर रहा है, हम कर देंगे, ये कर देंगे, हम तो फलाने चीफ के कहने के ऊपर करे थे। मतलब डम एक्सक्यूजेस वगैरह दिए जा रहे हैं जनरल आसिम मुनीर को। ये किस्सा मैंने इसीलिए बताया है जनरल आसिम मुनीर को कि उन्हें क्या करना चाहिए इन फौजियों के साथ। इसीलिए मैंने बार बार कहा था, पहली बार कहा था, दूसरी बार कहा था, हर बार कह रहा हूं कि सबसे पहले जो गर्दन जनरल आसिम मुनीर को उड़ानी पड़ेगी वो उड़ानी पड़ेगी जनरल कमर जावेद बाजवा की, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक रियासत के अंदर दो बादशाह हों। अगर एक बादशाह अभी जिंदा रहा, उसी रियासत के अंदर दूसरा बादशाह तख्त पर बैठा, तो वो तख्त पर नहीं बैठ सकता क्योंकि पिछला बादशाह जिंदा है। ये उसूल होता है रियासतों का। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि जनरल बाजवा की गर्दन उड़ानी पड़ेगी। अब ये जनरल आसिम मुनीर के ऊपर है कि वो उड़ाते हैं या नहीं उड़ाते। आप अपनी ताकत का लोहा मनवाते हैं अपनी ताकत से। ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपनी कमांड की अथॉरिटी दिखाते फिरे और लोग आपकी बात मानेंगे। ये जो मेजर जनरल फैसल नासिर है, ये क्या तमाशा कर रहा है। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हुक्म दे रहा था लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को, तो नदीम अंजुम क्या ड्रामे कर रहा था कि मैं तो आईएसआई के ऊपर चलूंगा, मैं तो कानून के मुताबिक चलूंगा, मैं तो रियासत के मुताबिक चलूंगा, जो रियासत कहेगी मैं उसके मुताबिक चलूंगा, मतलब मैं जनरल बाजवा से अथॉरिटी लूंगा। लेकिन अब जबकि एक नया आर्मी चीफ आ गया है और वो कमांड देने की कोशिश कर रहा है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर से अथॉरिटी मांगता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर मानूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर चलूंगा। तो ये क्या तमाशा हो रहा है। तो ये है दोगली गेम। इसीलिए मैंने संजू का किस्सा बताया कि जब आपके फौजी आपकी कमांड नहीं मानते तो उन फौजियों के साथ क्या किया जाता है। एक बार कमांड नहीं मानी गई, ठीक है, कमांड समझने में मुश्किल हो गई होगी, गलती हो गई होगी कमांड समझने में, लेकिन दूसरी बार अगर कमांड नहीं मानी जाती तो फिर ये सुनने वाले की गलती है, उसको कान खुले रखने चाहिए थे। ये वो चीज है जो जनरल आसिम मुनीर को इस पूरी की पूरी फौज को बतानी पड़ेगी। अब ये जनरल आसिम मुनीर के ऊपर हम छोड़ देते हैं कि वो क्या करते हैं। मैंने सारा का सारा किस्सा आपको बता दिया कि फौज के अंदर क्या हो रहा है इन तमाम तर लफ्जों के अंदर। अब आते हैं जी हम रोल ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी इन स्टेट क्राफ्ट। रियासत के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसियों का किरदार क्या होता है, इसके हवाले से मैं पिछले ऑडियो लॉग में भी बहुत कुछ बता चुका हूं, लेकिन इस ऑडियो लॉग के अंदर मैं बहुत कुछ और ऐड करना चाहता हूं उन तमाम तर चीजों के अंदर। आप सबको पता होता है कि रियासत के अंदर रोज हर तरह के मामलात हो रहे होते हैं, बहुत स्पेसिफाइड मामलात भी हो रहे होते हैं, बहुत अननेसेसरी अलग अलग तरह के मामलात हो रहे होते हैं। इनको मैनेज करने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियां चाहिए होती हैं, कुछ ऐसी अथॉरिटीज चाहिए होती हैं जो कानून से थोड़ा आगे निकलकर काम कर सके। इसीलिए इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर कानून की ग्रिप इतनी ज्यादा नहीं रखी जाती, क्योंकि इनके चैलेंजेस वो होते हैं जो कि कानून से थोड़े आगे होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि सीआईए भी अगर कोई इलीगल एक्टिविटी करती है तो उसकी पार्लियामेंट उसको प्रोटेक्शन ऑफर करती है। वजह यह होती है कि इनका काम इस तरह का होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे एक्टिविटीज आपके मुल्क के अंदर हो रही हैं, या कुछ ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपके मुल्क के अंदर फल फूल रहे हैं जिनको इंडिया फाइनेंस कर रहा है, जिनको आप अगर पकड़ने जाते हैं पुलिस के थ्रू, यानी नॉर्मल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के थ्रू पकड़ने जाते हैं, तो वो पहले पुलिस के एसएचओ को मार देते हैं, फिर एसपी जाता है तो एसपी को भी फड़का देते हैं, फिर जाता है आपका आईजी तो आईजी को भी फड़का देते हैं, फिर आपकी पूरी लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को डर से डोमिनेट कर लेते हैं, फिर लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उनके ऊपर हाथ ही नहीं डालती, फिर वो एक तरह की क्रिमिनल गैंग बन जाते हैं, फिर उनके पास हथियार आना शुरू हो जाते हैं, फिर वो एक तरह से भत्ता कलेक्ट करना शुरू करते हैं, फिर वो अपना एक बिजनेस एम्पायर वगैरह खड़ा करना शुरू कर देते हैं, फिर उसके थ्रू वो कोर्टों को इन्फ्लुएंस करते हैं, वकील करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर आ जाते हैं। फिर ये लोग हो गए बहुत ज्यादा ताकतवर जिनके ऊपर आप हाथ नहीं डाल सकते, और आपको पता भी है कि ये इंडिया के राह के बंदे हैं। मैं एमक्यूएम की बात कर रहा हूं। फिर आप इन लोगों से कैसे लड़ेंगे, जिनसे ना आपकी पुलिस लड़ सकती है, जिनसे ना आपकी अदालतें लड़ सकती हैं, जिनसे ना आप प्रोसिक्यूट करवा सकते हैं, जिनको ना आप अरेस्ट कर सकते हैं, ना इनके खिलाफ कोई मुकदमा संभाल सकते हैं या कोई मुकदमा कोर्ट के अंदर साबित कर सकते हैं। फिर इन लोगों को, यानी इन बदमाशों को जिनको दूसरे मुल्क सपोर्ट करते हैं, इनसे डील करने के लिए आती है आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर भी ज्यादा कानून अप्लाई नहीं होता और फिर वो बंदा मारना उठाना फोड़ना आसान समझते हैं, और जिसकी वजह से ये जो दहशतगर्द एक्टिविटीज होती हैं या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि खुद को सियासी कहती हैं और एक्चुअली में दूसरे मुल्क की स्पॉन्सर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सो इनसे डील करना बड़ा आसान हो जाता है इंटेलिजेंस एजेंसियों के थ्रू, क्योंकि वो इनको इन्फिल्ट्रेट करती हैं, वो इनको जूते मारती हैं, वो इनको नंगा करके रखती हैं, वो इनको उल्टा टांग के रखती हैं। यहां तक इंटेलिजेंस एजेंसियों का रोल समझ में भी आता है और अच्छा भी लगता है और एक मुनासिब रोल लगता है कि रियासत को ये काम करने के लिए ये लोग चाहिए, इंटेलिजेंस एजेंसियां चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे थ्रेट भी रियासत के सामने आ सकते हैं। लेकिन जब यही इंटेलिजेंस एजेंसियां एक आर्मी चीफ के अंदर पर्सनल जुंटा बन जाए, उसकी मतलब उसकी पर्सनल हिट स्क्वाड बन जाए, उसकी वजह
से गड़बड़ होती है, उसकी वजह से ये इंटेलिजेंस एजेंसियां रोग हो जाती हैं। रोग होने की वजह से आम लोगों को मारना शुरू कर देती हैं, यानी उन जमहूरियत पसंद लोगों को या उन आजाद आवाजों को जिसका नाम अरशद शरीफ है, उन्हें दबाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये वो काम है जो इस इंटेलिजेंस एजेंसी का नहीं होना चाहिए। रही बात किसी दहशतगर्द को उठाना, किसी थ्रेट को प्रेडिक्ट करके उसको एलिमिनेट करना, ये काम तो इंटेलिजेंस एजेंसियों का होना ही चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ही है, ये सारी दुनिया के अंदर है। जब थियोडोर रूज़वेल्ट था अमेरिका के अंदर, तो उसकी बड़ी एक फेमस स्टेटमेंट थी। उसने पता है क्या कहा था? अमेरिका विल टॉक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक। अमेरिका दुनिया से बात नरम लहजे में करेगा, प्यार से, मोहब्बत से, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा डंडा लेकर घूमेगा। मतलब बात मीठी मीठी, और अगर कोई ना माने तो फिर डंडे से शुरुआत कर देंगे हम उसकी। सो ये थी अमेरिका की पॉलिसी। सो इंटेलिजेंस एजेंसियों का भी काम एक्चुअली में यही होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आपकी रियासत ऐसे बड़े आराम से चलती फिरेगी। आपकी रियासत को स्मूथ सेल करवाने के लिए, यानी आराम से चलाने के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम जरूरी होता है। लेकिन हमारे साथ जो स्पेसिफिक कंडीशंस हुई है ना, उसमें यह हुआ है कि जनरल बाजवा ने अपने जाती मकसद के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियों का इस्तेमाल किया है, पीपुल्स पार्टी ने अपनी जाती मकसद के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियों का इस्तेमाल किया है, नून लीग ने अपनी जाती मकसद के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ये एजेंसियां रोग हो चुकी हैं। ये एक पॉलिटिकल विंग के अंदर की ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी हैं। और ये किसके दौर में हुई है? लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के दौर के अंदर। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से पहले ये कभी भी इतनी रोग नहीं हुई थी जितनी आज के दौर में हुई है। सो ये वो चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए कि इनको रोग करवाया किसने? करवाया है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, ये जो पिंकी है ना, ये सबसे ज्यादा घटिया है। और ये पिंकी कितनी खामोशी से चुपचाप करके कोने में बैठी हुई है, लेकिन एक्चुअली में सबसे घटिया काम जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी ने किया है, तो वो इसी पिंकी ने किया है। नदीम अंजुम की बात कर रहा हूं मैं। सो आपको समझ में आ गया होगा कि एक आईएसआई का काम क्या होता है या एक इंटेलिजेंस एजेंसी का काम क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे थ्रेट्स होते हैं जिनको आप नॉर्मल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के थ्रू काउंटर नहीं कर सकते, इसीलिए आपको इंटेलिजेंस एजेंसियां भी रखनी पड़ती हैं जो कि ज्यादा ताकतवर हो, जो कि बड़े आराम से इन्फिल्ट्रेट कर सके। फॉर एग्जांपल, एक एसपीए या एक आईजी लेवल का बंदा है या एक जज है जो कि इंडिया के मुताबिक चल रहा है, फिर उसको कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? फिर उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको इस तरह की एजेंसियों की जरूरत पड़ती है। या आप समझ लीजिए कि बलूचिस्तान के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाने के हवाले से कुछ लोग तैयारियां कर रहे हैं, तो उसके हवाले से भी कौन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा? नॉर्मल पुलिस का काम भी होता है, पुलिस को भी इन्फोर्स करना चाहिए, लेकिन ये एजेंसी आपके ज्यादा काम आती है। सो ये इनका अच्छा पॉइंट भी है जो हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बाकी रही बुरी बात, तो वो टोटली जिम्मेदारी जाती है इसके कमांडर के ऊपर, और वो कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। और जब इन्वेस्टिगेशन बैठेंगी तो ये नदीम अंजुम भाग नहीं सकेगा, इसकी ऐसी की तैसी होगी, और जिसकी वजह से इसके पसीने छूट रहे हैं। अब मैं दोबारा से कह देता हूं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को कि जनाब, आपको संजू से सीखना चाहिए, संजू ने कैसे कमांड रिस्टोर की थी, और आपको भी कमांड रिस्टोर करने के लिए एक दो जनरल, खासतौर पर जनरल बाजवा की गर्दन उड़ानी है तो उड़ा दीजिए। इससे सारे के सारे जनरल सीधे हो जाएंगे, आपकी कमांड भी रिस्टोर हो जाएगी। सो इसीलिए मैं पहले दिन से कह रहा था कि जनरल बाजवा को उड़ा दो, सारी फौज सीधी हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।